Hello friends, once again welcome back to my channel Pharmagyan, and today we will discuss about steam sterilization in pharmaceutical industries. Basic concepts of steam sterilization like time, temperature, moisture, direct steam contact and air removal and drying के ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक पैरामीटर्स है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टाइम, टेम्परेचर और मॉइस्चर के जो बेसिक पैरामीटर्स है वो हम हमारे पार्ट 1 ऑफ 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से और आई बटन से आप चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 3 पैरामीटर्स हमारे रहेंगे: डायरेक्ट स्टीम कॉन्टैक्ट, एयर रिमूवल एंड ड्राइंग। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। Friends, if you are new to my channel, please don't forget to like, share and subscribe my channel Pharmagyan. Let's continue the video. So, what is sterilization? Sterilization means any article or जो भी material है which should be free from microbes or living cells. Sterilization is necessary for the complete destruction or removal of all microorganisms, including spore forming and non-spore forming bacteria, viruses, fungi and protozoa that could contaminate pharmaceuticals or other materials and thereby constitute a health hazard. स्टेरिलाइजेशन क्या है कि कोई भी आर्टिकल है, कोई भी मटेरियल है, वो स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ एटसेट्रा जो भी माइक्रोब्स है उन सभी से फ्री फ्रॉम होना चाहिए, मतलब टोटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो हमारा स्टेरिलाइज्ड आर्टिकल होता है। और वो जो प्रोसेस है इन सब बैक्टीरिया, वायरसेस को रिमूव करने की, वो हमारी स्टेरिलाइजेशन कहलाती है। सो व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन? सो द स्टेरिलाइजेशन ए प्रोसेस यूज्ड टू रेंडर ए प्रोडक्ट फ्री ऑफ वायबल ऑर्गेनिजम्स विद स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी। दिस डेफिनेशन इज टेकन फ्रॉम PDA टेक्निकल रिपोर्ट नंबर 1. Sterilization is an absolute term and implies the total destruction of all forms of microbial life in terms of their ability to reproduce. This definition is given by G. Sykes and validated process used to render a product free of all forms of viable microorganisms. This definition is given by ISO. So what is steam sterilizer? A steam sterilization is achieved by exposing the items to be sterilized with saturated steam under pressure. Steam enhances the ability of heat to kill microorganisms by reducing the time and temperature required to denature or coagulate proteins in the microorganisms. तो स्टीम स्टेरिलाइज़र में क्या होता है, हम सेचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर को यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो आर्टिकल्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री फ्रॉम हो जाता है। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आर्टिकल पर लगा हुआ होता है या आर्टिकल के साथ होता है या कंटेंट होता है, वो आर्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फ्री हो जाता है स्टीम स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर जब हम सेचुरेटेड स्टीम को जब हम सप्लाई करते हैं एक चैम्बर में अंडर प्रेशर में, तो उसका जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारी स्टीम स्टेरिलाइज़र की प्रोसेस होती है। और इसमें क्या होता है, जो माइक्रोब्स की सेल वॉल में जो प्रोटीन होता है वो कोआगुलेट हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आइटम्स टू बी स्टेरिलाइज्ड? फ्लूइड्स को हम स्टेरिलाइज करते हैं, ग्लासेस को स्टेरिलाइज करते हैं, एसएस कंटेनर्स एंड एसएस अदर मेटल्स को स्टेरिलाइज करते हैं, इलास्टोमेरिक मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करते हैं, हम ग्लासेस को स्टेरिलाइज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऊपर दिए गए सारे मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन को भी हम स्टेरिलाइज करते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसका पार्ट 101 आप चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं पहले ही आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। सो स्टीम स्टेरिलाइजेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, 6 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 3 प्रिंसिपल हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं।
वो 3 प्रिंसिपल कौन कौन से? टाइम, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डायरेक्ट स्टीम कॉन्टैक्ट, एयर रिमूवल एंड ड्राइंग को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्टीम कॉन्टैक्ट। Direct steam contact with the surface of the object to be sterilized is required for the steam to transfer its stored energy to the object. Without direct steam contact to all surfaces, the item will not be sterilized. अगर डायरेक्ट स्टीम कॉन्टैक्ट हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर या ऑब्जेक्ट के सरफेस पर नहीं होता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टेरिलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए जो स्टीम का कॉन्टैक्ट होना है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए हमारे आइटम्स पर। The amount of energy stored in steam is much higher than dry air or water at the same temperature. तो स्टीम में जो एनर्जी होती है वो क्या है कि ड्राई एयर और वाटर के जो टेम्परेचर होता है, वाटर में जो ड्राई एयर और वाटर में जो एनर्जी होती है सेम टेम्परेचर पे उससे कहीं गुना ज़्यादा होती है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको। We can see that it takes 419 kilojoule per kg, means 180 BTU per LB to heat the water from 0 degree to 100 degree centigrade। मतलब कितनी एनर्जी हमें चाहिए वाटर को हीट करने के लिए 0 डिग्री से 100 डिग्री तक? 419 किलोजूल पर केजी। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वाटर। मतलब वाटर को 0 से 100 डिग्री तक हमें हीट करने के लिए 419 किलोजूल पर केजी ऑफ एनर्जी चाहिए वाटर को हीट करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं वाटर की एंथैल्पी। इट टेक्स एन एडिशनल 2257 किलोजूल पर केजी 970 BTU पर LIB टू क्रिएट स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो वाटर को हमने गर्म किया है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए या स्टीम क्रिएट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितनी एडिशनल एनर्जी और लगेगी हमें? 2257 किलोजूल पर केजी। इतनी एनर्जी और चाहिए। दिस एडिशनल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टीम इज द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड इज द की ऑफ स्टीम स्टेरिलाइजेशन। तो क्या होता है कि जो एडिशनल एनर्जी हमें 2257 किलोजूल रिक्वायर्ड है किसको? स्टीम क्रिएट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो जो एनर्जी होती है वो ही हमारी स्टीम स्टेरिलाइजेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। इन ऑर्डर फॉर द स्टीम टू ट्रांसफर इट्स स्टोर एनर्जी इट मस्ट कंडेंसेट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग स्टेरिलाइज्ड। तो क्या होता है कि अभी कोई सा भी मटेरियल है, अगर स्टीम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी और उसके सरफेस पे कंडेंसेट नहीं होगी तो वो मटेरियल स्टेरिलाइज नहीं हो पाएगा। इन ऑर्डर टू फॉर द स्टीम टू ट्रांसफ़र द स्टोर्ड एनर्जी, मतलब अगर जो हमारी कंडेंसेट स्टीम है या फिर जो वेपोराइज्ड स्टीम है वो अगर हमारी कोई से भी ऑब्जेक्ट पर कंडेंसेट नहीं होती है तो जो उसमें स्टोर्ड एनर्जी है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगी उस ऑब्जेक्ट में। अगर एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र नहीं होगी तो क्या होगा कि एनर्जी जो है हमारी 2257 किलोजूल उसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट स्टेरिलाइज हो रहा है, लेकिन जब वही एनर्जी उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी तो वो हमारा ऑब्जेक्ट स्टेरिलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए कि जो स्टीम है वो डायरेक्ट स्टीम कांटेक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट के, और उस ऑब्जेक्ट पर वो जो स्टीम है और कंडेंसेट है उसके डायरेक्ट सरफेस पे होना चाहिए, जिससे कि जो कंडेंसेट उस सरफेस पे जमा रहता है वो अपनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर दे और उस एनर्जी से उस ऑब्जेक्ट का स्टेरिलाइजेशन हो जाए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एयर रिमूवल। एयर इज द बिगेस्ट डिटरेंट टू स्टीम स्टेरिलाइजेशन। एयर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द चैम्बर एंड द लोड बिफोर डायरेक्ट स्टीम कॉन्टैक्ट एंड स्टेरिलाइजेशन कैन ऑकर। This is accomplished in steam sterilizer by a series of vacuum pulses prior to sterilization preconditioning phase. A small amount of air will always be present in the autoclave chamber but must be minimized. Insufficient air removal sterilizer chamber vacuum leaks and poor steam quality excess non-condensable gases are the most common causes of sterilization failures. तो जो एयर्स होती है ना वो क्या होती है, एयर की पॉकेट्स हमारे स्टीम स्टेरिलाइज़र में बन जाते हैं।
तो उनको हमें कैसे रिमूव करना है कि वैक्यूम, प्री पल्सेस वैक्यूम की होती है, उसके थ्रू हमें एयर को रिमूव करना होता है। अगर एयर हमारे स्टीम स्टेरिलाइज़र के चैम्बर में रहेगी तो उससे क्या होगा, जो हमारा स्टेरिलाइजेशन है वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पॉकेट्स होते हैं एयर पॉकेट्स, वो हमारा उसमें कोल्ड स्पॉट होता है, और अगर एयर पॉकेट्स हमारे रहेंगे या एयर बबल्स रहेंगे स्टीम स्टेरिलाइजेशन में, तो जो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होता है हीट से वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमेशा जो भी एयर है उसको हम प्री पल्सिंग या प्री वैक्यूम पल्सेस के थ्रू उसको रिमूव करते हैं हम एयर को, जिसे हम प्री कंडीशनिंग फेस में रिमूव करते हैं। Wrapped items must be dry before they can be aseptically removed from the sterilizer. Condensation is the natural result of steam contact with the cooler surfaces of the load during the heating and exposure phases. The presence of condensation bed packs or pouches can cause recontamination of the load when removed from the sterilizer. तो क्या होता है, जो रैप्ड आइटम्स होते हैं वो सब ड्राई होने चाहिए अनलोडिंग से पहले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ड्राई करने के लिए कोई भी रैप्ड आइटम से उनको ड्राई करने के लिए पोस्ट वैक्यूम पल्सेस को हम चलाते हैं ऑटोक्लेव में। उसके बाद में फिर हम ऑटोक्लेव को लास्ट में उसकी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ओपन करते हैं। तो जो पोस्ट वैक्यूम पल्सेस होती हैं वो क्या इंश्योर करती है कि जो वाटर है या फिर वाटर वेपर्स है उन सबको वो सक करके रिमूव कर देती है, और हमारा लोड है उसको भी कूल कर देती है। कंडेंसेशन, जो हमारा आइटम्स हैं या लोड आइटम्स हैं उन पर जो कंडेंसेट जमा होता है उसको भी वो रिमूव कर देती हैं। अगर कंडेंसेट हमारा आर्टिकल्स पर जमा होता है तो उससे क्या होता है कि कंडेंसेट हमने रिमूव नहीं किया है पोस्ट पल्सेस के थ्रू, तो हमारा जो स्टीम स्टेरिलाइजेशन हमने किया है, प्रोसेस पूरी चलाई है, स्टेरिलाइजेशन किया है, तो वापस उस कंडेंसेट के थ्रू वो रिकंटामिनेट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें जो भी आर्टिकल्स हैं उनको ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम पोस्ट वैक्यूम पल्सेस चलाते हैं। A steam sterilizer dries the load after sterilization by drawing the deep vacuum in the chamber post conditioning phase. A vacuum level of 0.069 bar to 0.138 bar 1 to 2 psia is recommended for efficient drying. At 0.069 bar chamber pressure, water boils at 38.7 degrees centigrade, therefore the condensate will boil and be removed as steam through the sterilizer vacuum system. तो जो कंडेंसेट होती है वो क्या 0.069 बार चैम्बर प्रेशर पर और 38.7 डिग्री पर क्या बॉईल हो जाती है, जिससे जो कंडेंसेट होता है वो बॉईल होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टेरिलाइजर से वैक्यूम के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉईल द कंडेंसेट कम्स फ्रॉम द लोड इटसेल्फ। As the temperature of load cells due to evaporation of the condensate, evaporation drying decreases. When the load temperature cools to the boiling point of the water at the drying vacuum level, drying is negligible. Adding further drying time past this point will not provide any further drying. Optimal load drying times depend primarily on load density and packaging. Due to their low density, plastic and rubber items may require additional drying. As they cool rapidly, pulsed air or heated pulsed air ड्राइंग पोस्ट कंडीशनिंग प्रोसेसेस। तो जो रबराइज्ड आइटम होते हैं या लो डेंसिटी के जो आइटम्स होते हैं, तो उन आइटम्स को ड्राई करने के लिए हमें ज़्यादा पोस्ट पल्सिंग चलानी पड़ेगी और ड्राइंग टाइम भी इनका ज़्यादा रहेगा। द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल मॉइस्चर इन अ पैकेज कैन बी डिटरमाइंड बाई वेइंग द पैकेज बिफोर एंड आफ्टर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो हमारे जो पैकेजेस होते हैं, जैसे अगर रबर स्टॉपर का हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसमें हम मॉइस्चर कंटेंट एनालिसिस करते हैं कि बिफोर ड्राइंग एंड आफ्टर बिफोर स्टेरिलाइजेशन आफ्टर स्टेरिलाइजेशन उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट बच रहा है। तो उसके बेस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि कितनी देर तक हमें पोस्ट ड्राइंग साइकिल चलानी है, मतलब पोस्ट वैक्यूम फेस कितने टाइम का हमें पोस्ट वैक्यूम रखनी है, कितनी पल्सेशन रखनी है पोस्ट वैक्यूम की, पोस्ट कंडीशनर।
Typically, verification of the absence of visible water droplets on or in the package is sufficient. जनरली हम जो अदर लोड आइटम्स होते हैं उनमें हम विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स को ही चेक करते हैं कि इस पर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है पैकेज पे अंदर और बाहर, वो ही हमारा सफिशिएंट होता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। लेकिन जैसे रबराइज्ड आइटम्स है तो उसमें हमें जैसे हमारा रबर स्टॉपर्स है तो उसके लिए हमें मॉइस्चर कंटेंट एनालिसिस करना होता है। व्हाट्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टीम स्टेरिलाइजेशन जो साइकिल होती है उसके तीनों फेसेस का हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे प्री कंडीशनिंग, हीटिंग, एक्सपोजर एंड पोस्ट कंडीशनिंग। ये चारों आइटम्स या चारों आर्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेफरेंस गाइडलाइंस का हम देख लेते हैं, हमने कौन कौन सी रेफरेंस गाइडलाइंस रिफ़र की हुई है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो लेविस आरजी प्रैक्टिकल गाइड टू ऑटोक्लेव वैलिडेशन, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन हेल्थ साइंस, जॉन जे परकिंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा ज्ञान।